है ना, और लिंक पर क्लिक करो और सीधा मुझसे जुड़ जाओ। तो देखो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है बीज गणित के अंतर्गत राशियां दो प्रकार की होती है। यानी कक्षा 8 में हमने पढ़ा था कि जो बीज गणित है ना, बीज गणित है उसके अंदर जो राशियां होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली है चर राशि और दूसरी है अचर राशि। ठीक है, अब चर राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनका मान अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। जबकि अचर राशि वे राशि है जिनका मान क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, अब अचर राशि में किसका मान निश्चित होता है? तो जो हमने चैप्टर 1 में वास्तविक संख्याएं पढ़ी है, ठीक है, वो पूरी की पूरी जो है वो संख्याएं निश्चित होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे 2, 3, 2/3, 0.3, √2, √5। तो ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और इन सभी संख्याओं का मान निश्चित होता है। अब निश्चित का मतलब क्या? जैसे 2 को मैं 2.1 नहीं लिख सकता हूँ, 2 ही होता है, यानी निश्चित होता है, इसकी वैल्यू जो है निश्चित होती है, इसलिए हम इन सभी मानों को क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चर राशि क्या होती है? जिनका मान अनिश्चित होता है, यानी जिनका मान बदलता रहता है। जैसे मैंने कहा मेरे पर्स के अंदर कुछ रुपए है, तो क्या आप बता सकते हो कितने रुपए है? नहीं बता सकते। तो जब हम किसी वैल्यू को नहीं बता सकते हैं तो हम ये कहते हैं कि x, y और z, यानी कि मेरे पर्स के अंदर कुछ रुपए हैं, इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मेरे पर्स के अंदर x रुपए हैं, y रुपए हैं या फिर z रुपए हैं। समझ आया? तो जिनका मान अनिश्चित होता है, हमें पता नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं चर राशियां, और इनका मान जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, और इन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। यहां तक समझ आया? अब देखो आगे लिखा है अचर राशियों का मान निश्चित होता है, जैसे 6, 5, -2.3, 2/5 आदि। जबकि चर राशियों का मान निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है, जैसे x, y और z। यानी जो भी मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। फिर अगला पॉइंट है बीजीय व्यंजक। तो अब देखो ये बीजीय व्यंजक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यंजक जो चर, अचर तथा संक्रियाओं के प्रयोग से बनते हैं बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हमने चर पढ़ा, चर क्या होता है? अचर भी पढ़ा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर मैं गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करूं, अब ये संक्रियाएं क्या होती है? ठीक है, तो गणित में हम जोड़, बाकी, गुणा और भाग ये पढ़ते हैं, है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। तो जब चर और अचर के बीच में हम किसी भी गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो ये जो व्यंजक बनता है इसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मैंने एक चर लिया x, एक अचर लिया 5, और इन दोनों में मैंने माइनस का निशान लगाया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे y⁻2 + 5x + 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? चर हो गया, ये भी चर हो गया, ये अचर हो गया, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या करा? गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करा। तो ये जो बना है व्यंजक, इसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। समझ आया? ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, क्लियर हुआ? फिर देखो अगला पॉइंट है बीजीय व्यंजकों के पदों तथा गुणनखंड का निर्माण। तो यहाँ लिखा है जब बीजीय व्यंजक में प्लस तथा माइनस संक्रिया का प्रयोग होता है तब पद बनते हैं, जबकि गुणा या भाग संक्रिया के से क्या बनता है? गुणनखंड बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। देखो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है ना। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है x⁻2 - 5x + 6, है ना। तो ये क्या है? मेरा एक बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक में पद कब बनेगा और गुणनखंड का निर्माण कब होगा, वो आपको समझना है। तो देखो पद कब बनता है? जब इस बीजीय व्यंजक में मैं प्लस और माइनस संक्रिया का प्रयोग करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ माइनस संक्रिया है, यहाँ प्लस संक्रिया है। दोनों जगह प्लस भी हो सकती है, दोनों जगह माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पदों का निर्माण हुआ कैसे? ये देखो, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। ठीक है, तो इनके बीच में प्लस माइनस लगने से हमें पता चल गया कि इसमें कितने पद है? 3 पद है
है ना। अब ये गुणनखंड क्या होते हैं तो इसको समझो। जब इनके बीच में, चर और अचर के बीच में गुणा या भाग संक्रिया का प्रयोग होता है तब क्या बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखो पहला पद जो है वो है x की घात 2। x की घात 2 का मतलब क्या होता है, x का x से गुणा, है ना। x की घात 2 का मतलब x का x से गुणा। तो यहाँ पर किसका निशान आया, गुणे का निशान आया। तो इस x की घात 2 के मैंने गुणनखंड किए, है ना, और वो क्या है, x इंटू एक्स। जैसे देखो दूसरा पद है माइनस का 5x, है ना। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है। तो अब इसके गुणनखंड करते हैं -5 गुणा x, ठीक है। तो अब क्या बने, ये गुणनखंड बने, क्योंकि बीच में किसका निशान है, गुणे का निशान है। तीसरा पद क्या है, 6 है, तो इसे मैं 6 गुणा 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये 6 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। बात समझ आई। तो जब प्लस और माइनस का चिन्ह का प्रयोग होता है तब तो बनते हैं पद, और जब गुणा और भाग चिन्ह का प्रयोग होता है तब बनते हैं गुणनखंड। अब देखो अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट है, जब किसी पद के गुणनखंड किए जाते हैं तब उसमें प्राप्त संख्यात्मक गुणनखंड शेष पद का गुणांक कहलाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, गुणांक समझना क्या होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है 3x की घात 2 प्लस 5xy प्लस 5, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या थी कि जैसे मैंने ये पद लिया 3x की घात 2, ठीक है। अगर मैं इसके गुणनखंड करता हूं तो क्या होंगे, 3 गुणा x की घात 2 का मतलब x इंटू एक्स, यही होंगे इसके गुणनखंड। अच्छा, परिभाषा कह रही है कि इस पूरे गुणनखंड में जो संख्यात्मक मान है, यहाँ पर संख्यात्मक मान क्या है, केवल 3 है, ठीक है। बाकी का शेष पद क्या है, x गुणा एक्स। x गुणा एक्स का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू एक्स की घात 2, ठीक है। तो ये जो संख्यात्मक मान है वो इस पद का क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। समझ आया, ठीक है। शेष पद का क्या गुणा कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। यानी x की घात 2 का गुणांक कितना है, 3 है। तो यहाँ देखो, अगर मैं 5xy की बात करूं तो इसमें संख्यात्मक मान क्या है, 5 है। तो ये जो xy है इसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। यानी xy का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अब इसके साथ कोई शेष पद चर नहीं है, है ना, तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसे हम कहेंगे अचर पद, है ना। जब इसमें चर लगा हुआ नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, अचर पद कहेंगे। अब अचर पद का गुणांक क्या होता है, 5, यानी जो बच गया वही इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया चर क्या होता है, अचर क्या होता है, फिर बीजीय व्यंजक क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया, है ना। तो चर और अचर, जब इसमें हम प्लस माइनस गुणा भाग का निशान लगाते हैं और सबका प्रयोग करते हैं तो बनता है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में हमने ये भी सीख लिया पद कब बनता है और गुणनखंड कब बनता है, ठीक है। और अभी हमने सीखा कि ये जो गुणांक है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ ली है ना। लेकिन अब जो पॉइंट है बहुपद, ये इस चैप्टर का नाम भी है और इसको हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ लिखा है, एक या अधिक पदों वाला कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो देखो हमने जो बीजीय व्यंजक पढ़ा था, ये कह रहा है कि एक बीजीय व्यंजक लो, मैंने ये बीजीय व्यंजक ले लिया। अब इसमें आप चर को देखो, ये रहा मेरा चर। अगर इस चर की घात, अब देखो ऊपर क्या होती है, घात होती है। क्या इसमें कोई घात लिखी मैंने, नहीं लिखी, तो इसके ऊपर घात कितनी है, 1 है। तो अगर इस चर की घात पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद कहलाएगा, नहीं तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी किसी भी बीजीय व्यंजक में, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, x की घात 2 प्लस 5x प्लस 8, ठीक है। तो इसमें देखो चर यहाँ भी है और चर यहाँ भी है। इसमें चर की अधिकतम घात है 2 और इसमें चर की अधिकतम घात है 1, और ये दोनों ही घातें क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। अब पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है, तो पूर्ण संख्या में हमने पढ़ रखा है
वे संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी अगर किसी चर की घात 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, ऐसी अगर कोई घातें हैं प्लस की, है ना, तो वो सारी की सारी बीजीय व्यंजक क्या बन जाएंगे? बहुपद बन जाएंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। जैसे मैंने एक बीजीय व्यंजक लिया x की घात 2 प्लस 5xy प्लस 3, ठीक है, और दूसरा मैंने एक बहुपद लिया t की घात 4 प्लस t की घात 1/2 प्लस 3। तो ये दोनों ही क्या है? बीजीय व्यंजक है। लेकिन इसमें ऊपर वाला जो है इसे हम बहुपद कह सकते हैं और इसे हम बहुपद नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये चर है, ये भी चर है और ये भी चर है। इसकी घात पूर्ण संख्या है, इसकी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, ठीक है, इसलिए ये बहुपद है। यानी चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। लेकिन इसमें देखो ये जो चर है इसकी घात 4 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन देखो यहाँ पर चर जो है इसकी घात है 1/2। ये 1/2 तो परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आई? अब आगे लिखा है बहुपद का वर्गीकरण। यानी अब हमें बताना है कि बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं, हम इसे कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखो आपकी किताब में इसको 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन मैंने इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला है पद के आधार पर कितने बहुपद है, घात के आधार पर कितने बहुपद है और चर के आधार पर कितने बहुपद है, ठीक है। तो पहले देखो पद के आधार पर बहुपद, तो इसमें मैंने 3 बहुपद लिए, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, है ना। देखो पद के आधार पर, ठीक है, पद के आधार पर मुझे बहुपद बताने हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया 5x, एक उदाहरण लिया 2x प्लस 5 और एक उदाहरण मैंने लिया 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 5, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आपको कहीं प्लस माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें केवल एक पद है, ठीक है। इसमें यहाँ प्लस आ गया, इसमें कितने पद बन गए? 2 पद बन गए। यहाँ माइनस और प्लस आ गया तो इसमें कितने पद बन गए? 3 पद बन गए, ठीक है। तो अगर एक पद है तो इसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे, 2 पद है तो इसे द्विपदी बहुपद कहेंगे, 3 पद है तो इसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे, ठीक है। फिर है घात के आधार पर बहुपद। तो देखो घात के आधार पर मैंने 3 प्रकार के बहुपद लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है रेखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। यानी अगर मैं एक ऐसा बहुपद लेता हूं जिसमें चर की घात केवल 1 हो, अधिकतम घात कितनी हो? केवल 1 हो, तो वो हो जाएगा रेखिक बहुपद। जैसे x प्लस 5, ठीक है, तो इसमें चर कौन है? x और इसकी घात कितनी है? 1। तो अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो ये क्या बहुपद कहलाएगा? रेखिक बहुपद कहलाएगा। अब है द्विघात बहुपद, यानी अगर घात अधिकतम घात 2 है तो वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। जैसे 5y² प्लस 8y प्लस 3, तो इसमें ये भी चर है और ये भी चर है, इसकी घात है 2, इसकी घात है 1, अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। और अगर यही घात 3 हो, जैसे t की घात 3 प्लस 5t प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ घात है 1 और यहाँ घात है 3, अधिकतम घात कितनी है? 3, इसलिए ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब है चर के आधार पर बहुपद। तो चर के आधार पर होता है एक चर के बहुपद, द्विचर के बहुपद और त्रिचर के बहुपद। तो इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। एक चर का मतलब होता है जिस बहुपद में केवल एक चर हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया x की घात 2 प्लस x प्लस 5, ठीक है। तो इसमें चर यहाँ पर x है, इसमें भी चर x है, अलग अलग नहीं है, सेम है, ठीक है। तो सेम चर होने के कारण इसे हम एक चरीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक चरीय बहुपद कहेंगे। फिर दूसरा देखो द्विचर बहुपद, यानी जिसमें 2 अलग अलग चर हो। जैसे x की घात 2 प्लस 2xy प्लस y की घात 2, ठीक है। तो यहाँ देखो x भी है और y भी है, यानी 2 अलग अलग चर है, तो इसे हम कहेंगे द्विचरीय बहुपद, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग चर है। त्रिचरीय बहुपद, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 3xyz,
यानी 3 का x, y और z तीनों से गुणा हो रहा है, तो ये भी एक बहुपद है ना। और इसमें कितने चर है? 3 चर है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? त्रिचरीय बहुपद, है ना, त्रिचर बहुपद भी कहते हैं। समझ आया? समझ आता है तो लाइक करते रहो, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, जिस बहुपद में चर नहीं होता है उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। यानी जैसे मैंने एक 5 लिखा, क्या इसके साथ चर है क्या? ये बहुपद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, अब इसको भी समझो। 5 को मैं x की घात 0 लिख सकता हूँ, है ना। x की घात 0 का मान कितना होता है? 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो 5x के साथ गुणे में, तो 5 गुणा x की घात 0 का मान कितना होता है? 1। तो 5 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। तो जब किसी अचर में कोई भी चर नहीं है, कोई भी चर नहीं है, ठीक है, वो अकेला है, तो वो बहुपद तो कहलाएगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा? अचर बहुपद। क्या नाम होगा उसका? अचर बहुपद, ठीक है। अगला पॉइंट है, अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 6 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, या फिर 2 आ गया, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद कहलाएंगे। लेकिन कहीं पे एक अकेला 0 मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। ये अचर बहुपद तो है, लेकिन इसका एक अलग से नाम है शून्य बहुपद। तो जो आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं 1-1 नंबर के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि इसको क्या कहेंगे, शून्य को क्या कहेंगे, है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। फिर देखो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, यदि एक चरीय बहुपद में चर x है तो इसे हम px से प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है एक चरीय बहुपद की, यानी जिसमें चर केवल कितना हो? 1 हो। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3, ये मैंने एक बहुपद लिया। अब इसमें केवल एक चर है, तो इसको मैं p और ब्रैकेट में कौन सा चर है? x, केवल यही चर इसके अंदर है, तो इसको मैं px से लिख सकता हूँ। तो ये बहुपद को लिखने का तरीका होगा, ठीक है, बहुपद को ये लिखने का तरीका होगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और है, t की घात 3 प्लस 2t की घात 2 माइनस t माइनस 5, ठीक है। तो इसमें चर क्या है? केवल t है। अब मुझे इसको लिखना है बहुपद, तो ये हो जाएगा pt। यानी ये कौन सा बहुपद है? ये pt बहुपद है। यानी ये बहुपद है जिसमें केवल एक t का चर हमें दिखाई दे रहा है। समझ आया? तो ये लिखने का तरीका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो आगे पॉइंट है, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। यानी अगर आपको पूछे कि किसी भी बहुपद में घात कितनी है, जैसे मैंने यहाँ पर जो उदाहरण लिया, x की घात 2 5x प्लस 3, अब इस बहुपद की आपको क्या पूछे? घात पूछे कि बताओ इसकी घात कितनी है। तो इसमें चर की अधिकतम घात देखो, तो ये जो चर है इसकी घात 1 है और ये जो चर है इसकी घात 2 है, तो अधिकतम घात कितनी आई? 2। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। समझ गए? अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। अगला पॉइंट है, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल सारे बताए थे, रेखिक पद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो मैंने इनकी डेफिनेशन लिखी यहाँ पर, है ना। वापस बता देता हूँ, जब चर में अधिकतम घात 1 होती है तो वो रेखिक बहुपद कहलाता है। जब चर में अधिकतम घात 2 होती है तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जब चर में अधिकतम घात 3 होती है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगला पॉइंट है बहुपद के शून्यक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। किसी बहुपद में चर के स्थान पर वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद का मान 0 आ जाए तो वह वास्तविक संख्या उस बहुपद की क्या कहलाती है? शून्यक कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिया, एक बहुपद है x की घात 2 माइनस 9। अब इस परिभाषा को समझना ध्यान से, ठीक है। अब शून्यक क्या होता है
कि अगर इस चर में मैं एक ऐसी कोई वास्तविक संख्या ले लूँ, जैसे मैंने एक वास्तविक संख्या ली 3, ठीक है, और इस बहुपद के अंदर, ये बहुपद किसका है, x का है, ठीक है। अब इस चर के अंदर मैं अगर इस वास्तविक संख्या 3 को रखता हूँ और इस पूरे का मान अगर 0 हो जाता है, तो ये जो 3 है ना, यानी ये जो वास्तविक संख्या है वो इस बहुपद की क्या कहलाएगी, शून्यक कहलाएगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, x की जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है। मैंने रख दिया 3। अब 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। तो ये क्या हो गया, 9 माइनस 9, 9 में से 9 गया 0, यानी ये जो बहुपद है जब मैंने x की जगह पर 3 रखा तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब ये 0 हो गया, किस पर 0 हुआ, 3 पर, तो 3 इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। px जो बहुपद है इसका शून्यक क्या है, 3 है, ठीक है। अब अगर क्या और कोई शून्यक मुझे मिल सकता है क्या, अगर मैं 3 की जगह -3 रखता, ठीक है, 3 की जगह -3 रखता तो भी क्या मुझे 0 उत्तर मिलेगा, ये देखते हैं। तो -3 की घात 2 का मतलब होता है -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 3 का 3 से गुणा क्या हो गया 9, तो इसका उत्तर क्या आया 9 माइनस 9। अब 9 में से 9 गया 0, यानी इस बहुपद के मुझे 2 शून्यक मिले, एक तो है 3 और दूसरा है -3, यानी जो मेरा बहुपद है px उसके 2 शून्यक है, ठीक है, उसके शून्यक है, एक तो 3 है और दूसरा -3 है। ये दोनों मान ऐसे है जिसमें मैं x का मान रख दूं, ठीक है, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि इस पूरे का मान 0 हो जाता है तभी हम इसको क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। आ गई बात समझ में। अब इसमें मैंने 2 नोट लिखे हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। अब ये शून्येतर अचर का मतलब समझो, शून्येतर का मतलब होता है शून्य से मुक्त, यानी शून्य के अलावा जितनी भी धनात्मक संख्याएं, कौन कौन सी, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये जो सारी संख्याएं हैं इसमें शून्य नहीं होगा। तो शून्य के अलावा जितने भी अचर बहुपद है उसका कोई भी शून्यक नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके साथ अचर तो है नहीं, सॉरी चर तो है नहीं, x y z लगा हुआ है नहीं। तो जब चर है ही नहीं तो मैं कौन सा मान पुट करूंगा, बात समझ में आ गई। तो अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, ये याद रखना आपको, अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। फिर नोट है, परंपरा के अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। अब यहाँ है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद मतलब 0, ये मेरा क्या हो गया, शून्य बहुपद। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, ये सारी इसकी क्या कहलाएगी, शून्यक कहलाएगी। और ये किसके अनुसार है, परंपरा के अनुसार, यानी जो जितने भी गणितज्ञ हुए उन्होंने ये लाइन यहाँ लिख दी है। तो आपको केवल इसको याद रखना है, ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है ना, यहाँ पर ये शून्यक कर दो, इसको शून्यक होता है। रैखिक बहुपद क्या है, जिसके चर की घात कितनी हो, 1 हो। इसमें चर की घात कितनी है, 1 है। तो जो रैखिक बहुपद होते हैं उसमें केवल और केवल आपको एक शून्यक मिलेगा। अब इसका शून्यक क्या होगा, x के स्थान पर मैं ऐसी क्या संख्या रखूं कि ये पूरा 0 हो जाए। तो आप कहोगे सर x की जगह पर आप -5 रख दो, 5 में से 5 गया, उत्तर क्या आया, 0। यानी इसका केवल और केवल एक शून्यक है और वो क्या है, -5। तो जो रैखिक बहुपद है उसका केवल एक शून्यक होता है। जो द्विघात बहुपद है, जैसे x की घात 2 प्लस 8x प्लस 15 है ना, तो ये जो आपका बहुपद है इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था, x की घात 2 - 9 है ना, तो इसमें देखो ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2। तो इसमें मैंने 2 शून्यक निकाले थे, एक तो 3 और दूसरा -3, ठीक है। अगर 3 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। फिर आगे लिखा है, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। जैसे द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, 3 शून्यक, ठीक है। तो एक से ज्यादा भी शून्यक हो सकते हैं।
अगला पॉइंट है रेखिक बहुपद शून्यक ज्ञात करना, यानी जो रेखिक बहुपद है उसमें हम शून्यक कैसे ज्ञात करें, क्या तरीका हो सकता है। तो वो तरीका यहाँ दिया हुआ है। एक यहाँ पर रेखिक समीकरण लिखी हुई है ax + b = 0, जहाँ ये जो a b है वो वास्तविक संख्या है, यानी इसको मैं 5x + 3 = 0 लिख सकता हूँ, है ना। ये बराबर 0 तो छोड़ो इसको, ये हो गया हमारा बहुपद। ठीक है, अब मुझे इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो देखो किसी भी रेखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए इस रेखिक बहुपद को आपको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। ये मैं मेथड बता रहा हूँ, है ना। बहुपद तो ये है, अब मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यक, यानी ये पूरा मुझे 0 करना है। तो मैंने इसको किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। अब b उधर जाएगा तो ax बराबर, ये प्लस का b उधर गया तो ये हो गया 0 - b। ठीक है, अब 0 - b का मतलब क्या होता है, माइनस का b। अब यहाँ a गुणे में है तो बट्टे में जाएगा, x बराबर -b/a। तो ये जो -b/a है वो इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। यानी अगर मैं इसमें -b/a रखता हूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ये मैंने बहुपद लिया, अब इसका शून्यक निकालना है ना, 5x + 3 का, 5x + 3 का मुझे शून्यक निकालना है। तो इस पूरे को 0 के बराबर रख दो। ठीक है, अब 3 उधर जाएगा तो ये हो गया 5x बराबर, प्लस का है उधर हो गया -3। अब ये गुणे में है, बट्टे में जाएगा, x बराबर -3/5। तो ये जो हमें x का मान मिला है ये इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक। मान रख के देखो 0 होता है क्या, बहुपद क्या है, 5x + 3। अब x का मान जो ये निकाला है वो यहाँ रखने पर ये पूरा 0 होना चाहिए, तब तो ये शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। ठीक है, तो 5x की जगह ब्रैकेट +3, क्या मान है, -3/5। ठीक है, अब देखो यहाँ गुणे का निशान है तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा ऊपर, -3 + 3, 3 में से 3 गया 0, है ना। तो ये शून्यक निकालने का तरीका है ना, ये इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखो आगे हमें जो है 2 प्रमेय पढ़नी है, एक तो पढ़नी है शेषफल प्रमेय और दूसरी पढ़नी है गुणनखंड प्रमेय। अगर आपको शेषफल प्रमेय समझ में आ जाएगी तो गुणनखंड प्रमेय आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या है शेषफल प्रमेय, ये है, मान लीजिए px एक या एक से अधिक घात का बहुपद है, यानी हमारे पास एक बहुपद है px, ये एक से अधिक घात का भी हो सकता है। अब इसमें क्या करना है, यदि px को रेखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें pa प्राप्त होता है, जहां a एक वास्तविक संख्या है। अब इसको समझो कि जो px है, अगर मैं इसमें किसी रेखिक बहुपद का भाग दूं, मैंने gx यानी ये एक रेखिक बहुपद लिया है, जैसे यहाँ पर रेखिक बहुपद क्या है, x - a। ठीक है, तो मान लो कोई बहुपद होगा, इसमें मैंने x - a का भाग दिया, तो इसका जो शेषफल होगा, भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, ठीक है, शेषफल आएगा वो हमारा क्या होगा, वो pa होगा। अब ये कैसे निकालना है तो उसकी विधि को समझना। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस रेखिक बहुपद का हमें भाग देना है उसे हमें क्या मानना है, 0 मानना है। यानी जिसका भी हम भाग देंगे उसे हमें 0 के बराबर कर देना है। तो हम किसका भाग दे रहे हैं, यहाँ पर x - a का भाग दे रहे हैं, तो x - a को हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ये माइनस का a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमें प्लस का a मिलेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारा जो बहुपद px है, हमारा बहुपद क्या है, px, है ना। इस x की जगह पर, यानी जहां जहां x आपको दिखाई देता है वहां वहां हमें x बराबर a रखना है, यानी x की जगह मुझे क्या रखना है, a रखना है। जैसे ही मैं a रखूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो ध्यान से समझना। तो यहाँ देखो मैंने 2 बहुपद लिए, एक तो लिया px जो द्विघात बहुपद है, यानी एक से अधिक घात का बहुपद है, और दूसरा लिया gx जो कि एक रेखिक बहुपद है। मुझे क्या करना है, px में gx का भाग देना है। तो जब अगर मैं भाग देता हूं तो मेरा शेषफल कितना आता है, 1 आता है। लेकिन अब मुझे बिना भाग दिए इस प्रमेय का प्रयोग करते हुए, यानी शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए उत्तर लाना है। तो इसके लिए क्या करना, ये जो gx है
है ना, इसको हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, यानी जो x माइनस 1 है उसको हम 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी इस -1 को हम उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी x का मान मुझे मिल चुका है। इस वास्तविक संख्या को हमें इस बहुपद के अंदर रखना है ना। यहाँ पर px क्या है, px, x की जगह मुझे कितना रखना है, 1 रखना है, ठीक है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ हमारा बहुपद ये है x की घात 2, मैं इसको ब्रैकेट की घात 2 लिख देता हूँ, -2x, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट +2, ठीक है। अब x की जगह क्या पुट करना है, 1, तो यहाँ सब में क्या आ जाएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, यानी 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। -2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2, फिर आगे क्या है, +2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, तो 2 में से 2 गया 0, इसको हटा देता हूँ, तो शेषफल मेरा कितना आया, 1, ठीक है। तो यहाँ मुझे भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सीधा शेषफल प्रमेय का प्रयोग करा और मुझे सीधा शेषफल मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। यही शेषफल प्रमेय, यानी शेषफल प्रमेय ये कहती है कि यदि मैं किसी बहुपद px में एक रेखिक बहुपद का भाग देता हूं तो इसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, pa होगा, यानी कि इस बहुपद के अंदर जो मैंने x का मान निकाला है वो रखूंगा तो मुझे शेषफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी मैंने एक उदाहरण लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये देखो, यहाँ पर मैंने जैसे ही p की वैल्यू 1 लिखी मुझे शेषफल प्राप्त हो गया। ये यहाँ पर क्या है, शेषफल है, ठीक है। दूसरी प्रमेय है गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। अब इसमें क्या है तो इसको समझो, जो गुणनखंड प्रमेय है इसमें मैंने 2 भाग करे हैं। पहला मैंने 9 में जो है 2 का भाग दिया है, फिर 8 में मैंने 2 का भाग दिया है। जब मैं 9 में 2 का भाग देता हूँ तो 4 बार जाएगा और शेषफल मेरा कितना बचेगा, 1। अब इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे वापस 9 लाना है तो मैं 2 का 4 से गुणा कराऊंगा और फिर इसमें 1 जोड़ूंगा, तब मुझे जाके 9 मिलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर 4 × 2 + 1, यानी यहाँ पर जो है शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। लेकिन अगर मैं 8 में 2 का भाग देता हूँ तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी कि 2 का भाग जाएगा 4 बार और शेषफल मेरा कितना बचेगा, 0। इस कंडीशन में अगर मुझे 8 लाना है तो कैसे आएगा, 2 का 4 से गुणा करेंगे और शेषफल में क्या जोड़ेंगे, 0, ठीक है। अब देखो इस शेषफल का कोई मतलब नहीं है, तो मेरे पास 8 कैसे आएगा, 2 × 4 करने से 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो 2 और 4 है वो 8 के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब शेषफल में भाग करने पर शेषफल में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और जब शेषफल में 1 आएगा तब ये दोनों इसके गुणनखंड नहीं होंगे। देख लो, 9 में 4 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है और 9 में 2 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि शेषफल 1 बच गया इस कारण से। और अगर शेषफल 0 है तो देखो 8 में 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 8 में 4 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब है ये दोनों ही इसके क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि शेषफल हमारा क्या है, 0। यानी सीधी सीधी बात हमें ये समझनी है कि जब हम किसी बहुपद में, यानी कि जब हम किसी px में यानी बहुपद में किसी रेखिक बहुपद का भाग देते हैं, क्या करते हैं, gx का भाग देते हैं, और अगर हमारा शेषफल pa क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। इस स्थिति में जो ये gx होगा, है ना, जो ये gx होगा वो इस px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, है ना। यानी कि जब मैं px में किसका भाग देता हूँ, gx का भाग देता हूँ और मान लो भाग जाता है qx बार, ठीक है, और शेषफल हमारा क्या आता है, pa आता है। और अगर ये pa हमारा कितना आए, 0 आए, यानी शेषफल कितना आए, 0 आए, तो मुझे px कैसे मिलेगा, तो मुझे ये जो px है वो gx का qx से गुणा करने पर मिलेगा, gx का qx से गुणा करने पर मिलेगा, ठीक है। और शेषफल हमारा क्या होगा, 0 होगा, यानी जब pa हमारा 0 होगा तो ये दोनों ही इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, यानी gx भी इसका गुणनखंड होगा और qx भी इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। यही गुणनखंड प्रमेय है, समझ गए। अब इसमें लिखा क्या है वो देखो, यदि px 1 या 1 से अधिक घात का बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या हो तो पहला पॉइंट है
x माइनस ए यानी कि रेखिक बहुपद, यानी जब मैं px में gx का भाग दूंगा तो ये जो gx है वो यही है ना। तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा। कब होगा? जब शेषफल pa हमारा क्या हो? 0 हो। ठीक है, अब इसका उल्टा देखो, दूसरा पॉइंट, जब शेषफल 0 हो यानी pa 0 होता है, फिर यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो, ठीक है, यदि ये 0 कब होगा? ये 0 तभी हो सकता है जब x माइनस ए इस बहुपद का यानी px का एक गुणनखंड होगा। समझ गए? इसको और डिटेल में समझने के लिए देखो, मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया है। मैंने एक बहुपद लिया है px और मुझे इसमें क्या करना है? एक रेखिक बहुपद gx का भाग देना है। तो यहाँ पर देखो मैंने भाग भी दे दिया है। ये भाग कैसे देते हैं मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इस गुणनखंड प्रमेय को समझाना चाहता हूँ, इसलिए ये उदाहरण लिया है मैंने, है ना। तो देखो, जब मैंने इस px में यानी x² प्लस 8x प्लस 15 में x प्लस 3 का भाग दिया तो भाग कितनी बार गया? x प्लस 5 बार गया, और मेरा जो शेषफल है वो कितना बचा? 0। अब मुझे वापस ये बहुपद लाना है। क्या लाना है? x² प्लस 8x प्लस 15 लाना है। तो ये कब आएगा? जब इसका मैं इससे क्या करूँगा? गुणा करूँगा। इसका इससे गुणा करूँगा और उसमें 0 जोड़ूंगा। अब क्योंकि शेषफल 0 है तो इसको जोड़ने का काम है नहीं, तो इन दोनों को जब मैं गुणा करूँगा तो मुझे वापस ये मिल जाएगा, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इन दोनों को गुणा करूँगा तो मुझे वापस ये मिल जाएगा। इसका मतलब है x प्लस 3 भी इसका गुणनखंड है और x प्लस 5 भी इसका क्या है? एक गुणनखंड है। लेकिन ये कब होगा? जब शेषफल हमारा 0 हो। यही गुणनखंड प्रमेय है। ठीक है, समझ आया? और मैंने इसको जो है यहाँ पर आपको संख्यात्मक रूप से भी समझाया है। ठीक है, जब शेषफल 0 आया तभी तो ये दोनों इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो जब pa 0 होगा तभी वो इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो देखो आगे क्या है? आगे है बीजीय सर्वसमीकाएं, है ना। ये जो सर्वसमीकाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं और इसी में से एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर उसके बाद में आपको एक पेपर पर ये सारी के सारी सर्वसमीकाएं लिख देनी है। फिर आप जहाँ पर सोते हो वहाँ पर इसको चिपका देना है और इसको रोज याद करना है, रोज लिख लिख कर याद करना है।